बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में हर कोई इंसान जो है वो परेशानी में मुब्तला है। हर किसी को ये फ़िक्र है कि रोज़मर्रा के मामूलात किस तरीके से चलाए। हर किसी को फ़िक्र ये है कि घर के अंदर राशन ख़त्म होता जा रहा है और तनख्वाह है जो बढ़ नहीं रही। और मौजूदा महंगाई की सूरत हाल इस नहज तक आन पहुँची है कि जिन्हें 118 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा लगता था, उन्हीं की हुकूमत अब 250 रुपये फ़ी लीटर आवाम तक पहुँचा रही है। और वो है कि कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और ये कहते हैं कि पेट पर पत्थर बांध कर हम ये फैसला कर रहे हैं। उन्होंने पेट पर जो पत्थर रखकर या सीने पे पत्थर रखकर फैसला किया है। अवाम के भी इस वक्त पेट पर पत्थर है, हाथ उनके गले पर है और पाँव में जंजीरें इस वक्त डाल दी गई हैं और अवाम को मफलूज कर दिया गया है जो हिलने जुलने के काबिल नहीं रहे। अवाम इस वक्त इतनी परेशानी में मुब्तला है कि सड़कों पर एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन लोग इस हद तक नाउमीद हो चुके हैं कि उन्हें यह लगता है कि अगर सड़कों पर भी आएंगे तो कोई सुनवाई ना हो सकेगी। घरों की दीवारों को सारा दिन कोसते रहते हैं। घरों की दीवारों को देखते हुए मुस्तकबिल में सुहाने ख्वाब जो पहले वो कभी देखा करते थे, अब वो भी आना बंद हो चुके हैं। अवाम इस हद तक अजियत में मुब्तला है कि वो अगर हल्कूम से आवाज़ भी निकालना चाहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। आटा जो सस्ते दामों फरोख्त करने के दावे किए जा रहे थे, अब वो भी नायाब हो चुका है। तवानाई का बहरान इस हद तक है कि रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर बिजली की फ़ी यूनिट में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन बिजली आती नहीं है। इसलिए बिल भी वही अदा करना पड़ेगा जो माजी में अदा करते रहे थे, लेकिन बिजली कम मिलेगी, कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। अवाम जाएं तो किधर जाएं? सड़कों पर दुहाइयाँ हैं, आंखों में परेशानी है, आंखों में ख्वाब हैं, आंखों में इस वक्त वो सूरत हाल पिन्हा है कि जिसका अंदाजा ये हुक्मरान तो लगा नहीं सकते, उन्हीं जैसा कोई फर्द लगा सकता है। बिला तखीर राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो किसी के भी बस में नहीं रही, तो इस वक्त हर तबके के लोग परेशान हैं सिवाय हुक्मरानों के, तो वो लोग किधर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मुझे आज इस पाकिस्तान के अंदर सवाए हुक्मरानों के, सवाए इशराफिया के कोई एक शख्स ऐसा दिखा दें जो तंग नहीं है, जिसके घर में 3 वक्त की रोटी मिल रही है, जिसके घर में 3 वक्त खाना पक रहा है। कोई एक आदमी मुझे दिखा दे। भाई हालात ये हो चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मेरे पास सुबह एक फैमिली आती है, वो अपना ये बिल लेके मेरे पास आती हैं। यासर, ये बिल, ये स्क्रीन पे अगर ये बिल दिखा सकें तो इस बिल में 88 उस बंदे की तनख्वाह है 15,000 रुपया और इस बिल में आप देखें 88 यूनिट चले हैं। कितने? 88 यूनिट, 88 यूनिट चले हैं इस बिल में। और पता है उसको बिल कितना आया? 2347 रुपये। 2347 रुपये बिल आया उसको 88 यूनिट का। उसने कहा जनाब मेरे घर में तो एयर कूलर भी नहीं है, मैं तो कपड़े भी बहुत ज़रूरी हो तो इस्त्री करता हूँ, नहीं तो बच्चों को और स्कूल भी भेजता था तो कपड़े इस्त्री किए बगैर भेजता था कि इस्त्री कहती है। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैंने एनर्जी सेवर लगवाया हुआ है, एक पंखा है, पूरी फैमिली उसके नीचे सोते हैं, तो अब मैं बिल ये कहाँ से दूंगा? ये जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर साहब, वज़ीर तवानाई साहब, आप कहते थे गरीब के लिए कोई टैक्स नहीं है। ये देख लें 88 यूनिट का बिल, ये गरीब एक घर का है। अभी आजकल बिल आएंगे तो लोगों की चीखें निकलेंगी। या सर, जिस शख्स ने 15,000 जिसकी तनख्वाह है 20,000 भी लगा लिया, उसमें से 3,000 या 2300 रुपया उसने बिजली के बिल में दे दिया, बाकी 2,000 रुपया दीगर बिलों में दे दिया, तो क्या खाएगा वो? 80 रुपये वाली डबल रोटी 180 पे चली गई है। आप कोई एक चीज मुझे सस्ती दिखा दें। पता क्या हो रहा है? मदारी बंदर का तमाशा करता है ना अपना पेट पालने के लिए। हमारे हुक्मरानों ने हमें बंदर से भी बुरा समझ लिया है। अशराफिया क्या कर रही है कि हमारा तमाशा लगाकर हमें नचाकर पेट अशराफिया का भर रहा है, पेट हुक्मरानों का भर रहा है, हमें नचाया जा रहा है। अज़ाब महंगाई का हम पे डाला जा रहा है, टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं, जुल्म हमारे साथ किया जा रहा है। ये एक आम आदमी के साथ हो रहा है। मुझे एक बात बताए, पंजाब असम्बली में आज इलेक्शन था ना, होना था, तो अरकान असम्बली जो हमारे हमदर्द हैं उनको किस होटल में ठहराया गया? लाहौर के सबसे महंगे बेहतरीन होटल में, बेहतरीन बसों में सफर, बेहतरीन खाना, हर लवाजमात को पूरा किया गया। ये सादगी है। सरकारी प्रोटोकॉल से सरकारी प्रोटोकॉल से 1000 लगे आज।
तो मुझे एक बात बताएं, ये है हमारे हुक्मरान, इनको कौन पूछेगा? क्या कभी सोचा कि उन पैसों से कितने गरीबों के घरों के चूल्हे जल सकते थे? कभी किसी ने सोचा इस पे? खुदा की कसम शर्म आती है। मैंने उस शख्स से पूछा, मैं क्या आप क्या करते हो? उसने बताया कि जी हम फलां कंपनी में मैं ड्राइवर हूँ। मैं कहा यार इतनी महंगाई होगी, सारा कुछ हो गया, तो आप कोई एहतजाज करें, कोई ऐसी चीज़ करें। उसने कहा कि मैं भाई क्या हम एहतजाज करें, हमारे मालिक ने कहा था कि एहतजाज करो, इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं होती, मैं किस तरह पेट्रोल या क्या करूं? उसने कहा हमने हाथ जोड़ के कहा ये जो 15,000 रुपये मिल रहा है, एहतजाज करेंगे तो ये भी मिलना बंद हो जाएगा, बसें बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ से खाएंगे? उसने कहा हम लोग भूखे रह रहे हैं। उसने रोते हुए ये कहा, उसने कहा मुझे बताएंगे मैं बिल नहीं भरूंगा तो मेरे घर की बिजली कट जाएगी। ये तो एक है ना, हज़ारों होंगे, सैकड़ों होंगे, जो सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होंगे जो ऐसे बेचारे रो रहे होंगे। क्या करें? लेकिन राणा साहब 88 यूनिट का बिल 2300। कुछ लोग इतना भर आते हैं कि किसी के सामने रो लेते हैं, लेकिन उस तबके की परेशानी का अंदाज़ा कौन लगाएगा जो सिर्फ खंदा पेशानी की वजह से, अपने हालात की वजह से या अपने ख़ानदान की वजह से वो रो भी नहीं सकता किसी के आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनमें हम और आप सब शामिल हैं, उनमें ये कैमरामैन शामिल हैं, उनमें फोटोग्राफर शामिल हैं, उनमें न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग शामिल हैं, उनमें फील्ड में काम करने वाले लोग शामिल हैं जो अपना एक बरम रखे हुए हैं ना। लेकिन खुदा का खौफ करना चाहिए। नहीं यार सर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और किस तरीके से दोनों गुजरा आगे उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। साहब हमारी इंडस्ट्री को ये कहा जाता था कि एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे काम करने वाले लोग खुशहाल होते हैं। अगर हमारे यहाँ खुशहाल लोगों की सूरत हाल ये है तो अंदाज़ा लगाएं उन लोगों की जो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर दिहाड़ी करते हैं, उनके हाल क्या होंगे? बुरे हाल है। मुझे एक बात अब मैं कह रहा हूँ, रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं भाईजान 500 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 500 रात को इकट्ठा नहीं होता। अगर 500 इकट्ठा हो जाए तो पेट्रोल डलवाएं अगले दिन के लिए, बच्चों के खाने के लिए लेके जाएं। क्या करें? आपको पता है पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि रिकॉर्ड कमी आई है मेडिसिन के खरीदारी में। लोगों के पास मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं है यार सर, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, बेचारे लोग मर रहे हैं भूख से। और हम बड़ी आते हैं आर्किटेक्ट से कहते हैं जनाब फलां ने किया था, भाई इमरान खान ने किया था, फलां ने किया था, अवाम को क्यों सजा देते हो? तुम नहीं संभाल सकते, जाओ उसके हवाले करो, जिसको किसी और के हवाले करो, उसे को आके संभाले, भाई आ तू गालियां खा। ऊपर से कहते हैं जनाब कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये महंगाई लोगों को लगती नहीं है, लोगों को पता है इस महंगाई की वजह से वोट नहीं खत्म होता, बल्कि महंगाई जो मर्जी हो जाए हमें उसी तरह वोट मिलेंगे, हमें सब कुछ उसी तरह होगा। ये इतना कहते हैं। साहब बेहिसी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जो रोना है, ये महंगाई का रोना, अपने हालात की मुश्किल का रोना, अपने रोज़मर्रा के अखराजात का रोना, ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब हुक्मरानों के कानों पर भी जूं तक नहीं रेंगती। पहले माजी में ऐसा होता था कि जब कुछ लोग जाते थे तो वो झूठे मुँह ही सही उनके सामने उनकी सुनवाई भी करते थे, उनकी बातें करते थे और उस हल्के की दादरसी हो जाती थी। लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी बातें होती हैं, हम भी यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, वो जिस पे बीतती है वो भी बात करता है, तो अब ये समझते हैं कि ये लगता है मामूल की बात है, ये वक्त गुजर जाए। या सर वो कहते हैं कि ये बेहिस बेज़मीर लोग हैं, ये हमें ये कहते हैं, आम आदमी को कहते हैं कि ये एहतजाज करने के काबिल भी नहीं है, ये बोलने के काबिल भी नहीं है, ये जुल्म के आगे झुक जाते हैं, ये अगर इनको एक चमाटा मारो वो कहते हैं 3 और मार लें जनाब, ये समझते हैं। वो हमें इंसान तो समझते नहीं। इंसान जो होता है ना या सर, वो आगे से मज़ाहमत करता है, जो जानवर होता है उसे मारा जाता है, सारी रात उससे काम लिया जाता है, उसे चारा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ना सही, और मालिक उससे कमाता है लेकिन उस पर लगाता नहीं। हमारे साथ वही हो रहा है, हमारे यानी इस कौम के साथ ये हो रहा है कि हुक्मरान अपने MP MNAs को, अगर आपको पता है कि आपका ये वोटर आपका है, अगर आपको पता है ये वोटर कन्फर्म है, उसकी तनख्वाह भी आम आदमी से ज्यादा है, उसकी मारात भी ज्यादा है, तो भाई क्यों उसको 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हो? कभी सोचा है कि उस 5 स्टार होटल के 1 रात का किराया क्या होगा? खुदा का खौफ ही नहीं है। ये एक जगह नहीं है, 2 जगह नहीं, किसी के भी हो, कोई भी सियासी जमात हो यही कर रही है। या सर किधर जाएंगे, किधर जाएं? गरीब आदमी मर गए हैं और ये 15 दिन बाद ईद के बाद फिर एक और तोहफा मिलेगा महंगाई का। अभी ज़रा आज यकम है ना या सर, पता है आज क्या है? आज सब्जियों को पर लग गए हैं, क्योंकि पता लग गया ना 9 दिन बाद ईद आने वाली है। हर चीज़ महंगी हो गई है।
अब लोग प्याज के लिए लड़ेंगे, टमाटर के लिए लड़ेंगे, अदरक के लिए लड़ेंगे, लहसुन के लिए लड़ेंगे, हरी मिर्च के लिए लड़ेंगे, हर चीज़ के लिए होगा। बकरों का चारा महंगा कर दिया यार, कौन सी चीज़ है। अब तो कब्र का रेट भी महंगा हो गया है। माजरत से अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। पहले होता था ना, लोग कहते थे खुदकुशी कर लेंगे, और भाई अब तो खुदकुशी करने के लिए वो जो तेल हो ना, मट्टी का तेल, वो भी ऊपर डालने के लिए मुयस्सर नहीं है। उसकी कीमत क्या है, कितने का लीटर है। खुदकुशी के असबाब भी बंद हो चुके हैं। क्या अब ये कहते हैं भूख से मरे, तरप तरप के मरे। आज आपका डकैती चोरी की रेशो पता है कहाँ तक पहुँच चुकी है पूरे पाकिस्तान में। इसलिए ज़्यादा हो गई है कि लोग अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकते, लोग अपने घर में बीमारी नहीं देख सकते, लोग अपने बच्चों के ईद के कपड़े कहाँ से लाएंगे। ईद आ गई है, किसके पास पैसे हैं, कहाँ से लाएगा। कहते हैं जनाब सस्ता है, गरीबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे गरीबों का हाल करके देखें जनाब, ये अरकान असम्बली जो हैं मेरे हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ है, ये हुक्मरान बड़े मोअज़्ज़ज़ है सारी जमातों के। आए एक रात इस किसी गरीब के घर में गुजार के दिखाए, आए एक रात देखें वो पंखे में किस तरह गुजारता है। 8 घंटे लाइट नहीं आती, जब लाइट आती है बेचारे सारी फैमिली एक पंखे के नीचे बैठते हैं। आए आके देखें बेचारे उसके घर में पकने वाला सालन जो है वो क्या खाने के काबिल है, उसमें कितना पानी है, कितनी मिर्च है, किस तरह बच्चों को रोटी देते हैं। माँ और बाप साइड पे बैठ कर बच्चों को खाता देकर खुद भूखे रहते हैं, खामोशी से रोते रहते हैं। बचपन में कहानियां सुना करते थे कि जब बच्चे बिलक रहे होते थे, हाकिम वक्त करीब से गुजरता था तो देखता था कि एक हंडिया जो है वो चूल्हे पे चढ़ी हुई है, उसके अंदर पत्थर हैं और पानी है, और हंडिया में चम्मच हिलाया जा रहा है। तो खलीफा वक्त ने ये पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मेरे पास अशियाए खुरनोश ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो सिर्फ उनको सुकून दिलवाने के लिए और तसल्ली देने के लिए पत्थरों और पानी में चम्मच को हिला रही हूँ कि शायद उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि कुछ वक्त तक खाना तैयार हो जाएगा और इसी दौरान वो सो जाएंगे। तो हमें ये कहानियाँ सुनते हुए हम ये सोचते थे कि क्या ऐसा भी वक्त इंसान पे आ सकता है। अब तो आंखों देखा हाल है, ये हर जगह आ चुका है। यस सर, आ चुके हैं। चले ना, चलते हैं भाई। मैंने तो कहा कि आज काश जब इलेक्शन मुलतवी हो गया तो इन्हें अरकान असम्बली को कहा जाता, आएँ यार ज़रा आम गली मोहल्लों में चलें, आएँ अब आप मिलकर इसी तरह कोई करारदाद पेश करें। अगर आप एक इलेक्शन के लिए मुत्तफिक हो सकते हैं तो इस महंगाई के खात्मे के लिए कौन ही मुत्तफिक हो सकते। मेरी अदलिया मोअज़्ज़ज़ अदले इस महंगाई के खात्मे के लिए भी कोई इक़दाम कर लें। राना साहब, मुत्तफिक जहाँ पे होना वहाँ पे अपने मफादात के तहत मुत्तफिक होते हैं। कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, महंगाई पे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन मुत्तफिक आज किस बात पे हुए? मुत्तफिक हुए हैं हुक्मरानी के ऊपर। हुक्मरानिया का दौरानिया क्या होगा? जब बहस चल रही थी, अदालत में समाअत हो रही थी, एक जानिब से मौक़िफ़ ये था कि आज ही आप इलेक्शन करवाएं, दूसरी जानिब से ये था कि हमें कुछ दिन दिए जाएं, तो फिर विन विन सिचुएशन ये बनाई गई कि आप इत्तफाक कर लें, वही बेहतर होगा। तो फिर इत्तफाक हो गया कि कुछ दिन तुम हुक्मरानी कर लो, उसके बाद फैसला हो जाएगा। देखिए ऐसा चले, अब आप खबर की तरफ आ जाते हैं ना, वो तो ये गुबार था, पता नहीं कितना सुबह से लेकर शाम तक। खुदा की कसम, मेरा दिल तो खून के आंसू होता है। आप भी इसी कंडीशन से गुजरते हैं। आप साहिब इस्तात होते हुए गुबार निकाल रहे हैं राना साहब। उनका गुबार, वो उसका अंदाज़ा आपके और मेरे बस की बात ही नहीं है, हमारे अंदाजे से वो मावरा है। या सर ज़रा कभी जाके उन लोगों की हालत को देखें, उनको देखें बेचारे किस तरह रो रहे हैं। उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। मुझे एक शख्स ने कहा, उसने कहा भाई जी मैंने ईद पे घर नहीं जाना, मेरा कुलीग है वो एक इदारे में काम करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाना दूसरे गांव से? उसने कहा क्या करने जाऊं, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि मैं घर जाऊंगा तो जितना किराया लगेगा, मैं तो अपने बच्चों के लिए एक सूट भी लेके नहीं जा सकता, मैं तो उस तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा यार आपको तो मैं समझता तो बड़े आप। उसने कहा ना सोचें, मैं अपनी वालदा की दवाई के पैसे बेचता हूँ, बीवी बीमार है उसके पैसे बेचता हूँ, बच्चों के स्कूलों की 2 माह की फ़ीसें इकट्ठी भेजी हैं। अब एक उम्मीद थी कि बच्चों को एक ही उम्मीद होगी पापा आएंगे तो ईद के कपड़े लेके देंगे, तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उसने कहा मेरे बच्चे, मैं जाऊंगा तो देख नहीं सकूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, ये लफ्ज़ उसने कहा। तो यार सर, जिसके बच्चे बाप का इंतज़ार कर रहे हैं और बाप ईद पे ना आए, इस वजह से ना जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे कपड़े कहाँ से पहनेंगे, मेरे बच्चे ईद कि बाकी बच्चों की तरह ईद किस तरह मनाएंगे, वो नहीं, कोई बाप कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह इन हुक्मरानों को हदायत ता फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें ये हदायत ता फरमाए कि ये गरीब आदमी का सोचें, उसका सोचें
जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क के लिए काम करता है, जो इस मुल्क के साथ मुखलस है, जो इस मुल्क के लिए गद्दारी नहीं करता, इस मुल्क को लूटता नहीं, बल्कि अपना पसीना, अपना खून, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी इस वक्त मुल्क को देता है। या सर आज की बात कर लेते हैं, ज़रा आज के इलेक्शन की तरफ चलते हैं। आज यह असर हो गया, 22 को इलेक्शन है, दोनों इतराफ से यही शोर मचा हुआ है कि हमें कामयाबी मिली हमें। अगर हम इसको एक गौर करके देखें तो आज मुस्लिम लीग नून ने मिठाई तैयार रखी हुई थी, मुस्लिम लीग नून के पास सारा कुछ था। आज डोलों वाले भी साथ आए हुए थे, बड़ा जश्न होना था, इसलिए कि अगर आज इलेक्शन होता तो हर सूरत में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला का इलेक्शन जीत जाते, कोई दूसरी राय थी ही नहीं। अब इलेक्शन चला गया यासर आगे, ज़िमनी इलेक्शन भी सर पे है। ज़िमनी इलेक्शन में अगर एक तो 5 नशस्तें इन्हें मिल जाती हैं, कल इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, उन लोगों को मिल जाती हैं, उसके बाद 13 सीटों की ज़रूरत है यासर, सिर्फ 13 नशस्तों की। पीटीआई को सिर्फ 13, वो अगर 20 में से 13 मिल गई तो पीटीआई हुकूमत बना लेगी। अगर पीटीआई को नहीं मिलती 20 में से 13 तो पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकेगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो महंगाई है और महंगाई के बाद जो प्रेशर है और उस प्रेशर के बाद की जो सूरत हाल सामने आ रही है, और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अहकामात हैं, किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, किसी पर हरासमेंट नहीं की जाए, किसी को नाजायज़ तंग ना किया जाए, अगर ऐसी ही सूरत हाल रही और कुछ हलकों में रेंजर भी आ गई है, कुछ में पुलिस भी होगी और बाकी ये उम्मीदवार भी सारे दोनों तरफ से बड़े तगड़े हैं, और हुकूमत जो है उसकी 2 अपोजिशन है, एक तो पीटीआई है ही जो है और दूसरी उसकी सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है जो पीटीआई से भी ज़्यादा खौफनाक है। तो इन हालात में आप 5, 10, 2 या 4 हज़ार का तो शायद किसी और तरीके से मार्जिन निकालने की जो लोग जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो नज़र आ रहा है यासर कि हालात मुझे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मुझे मेरी जो इतला है, तहरीक इंसाफ जो है उसने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल तब्दील कर ली है और आज से तहरीक इंसाफ क्या कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि उम्मीदवार तब्दील हो जाए? बिल्कुल नहीं आ रहा जी। अच्छा, 100% तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ही हैं। ये प्रापोगंडा था। आज तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, 2 प्रापोगंडे आज दम तोड़ के। एक प्रापोगंडा ये था कि जनाब मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हैं और वो आज दूसरी तरफ जाएंगे, वो नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी परवेज़ इलाही ही, मेरी ये तहरीक इंसाफ के ज़ुम्मेदारों से बात हुई है, चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं, जोर तौर के मास्टर हैं, उनके ज़ाती तल्लुकात हैं। और मैं आपको ये ख़बर दे दूँ, ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आने दें, अगर ये 13 नशस्तें जीत जाते हैं जिसके इम्कानात हैं, तो उसके बाद तो ये 13 से ज़्यादा जीतते हुए नज़र आते हैं, तो उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों का रुझान, जिनमें से 2 के मतलब मुझे पता है कि वो किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है और वो राब्ते में हैं। और आज जो वक्त मिला है, आप जिन आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, क्या आज वो उस बस वाले काफ़िले में मौजूद नहीं थे? आज वो उस बस वाले काफ़िले में मौजूद थे। उन्हें और उनके साथ जितने लोग थे, उन्हें 1% भी ये उम्मीद नहीं थी कि आज फैसला ये आ जाएगा। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन 22 तारीख पे चला जाएगा। अब 22 से पहले 17 हैं और 17 से पहले बिल आने शुरू हो गए हैं, 17 से पहले चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, 15 को पेट्रोल पम्प फिर गिरेगा, 15 को बिजली का बिल गिरेगा, और अब जो सैलरीज जा रही हैं उसमें जब सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा नहीं लगा नज़र आएगा, अब जब पेंशन वालों की पेंशन में से भी पैसे कटे हुए नज़र आएंगे, अब जब आपको हर चीज़ महंगी नज़र आएगी, इम्प्लीमेंट तो होना शुरू होगा ना, ये कम जुलाई से, आज से शुरू हो गया ना जी। तो अब ये चीज़ें जो होंगी, देखें ये एक अपोजिशन है, एक नई अपोजिशन है पीटीआई के साथ साथ, वो है महंगाई जो घर के किचन तक पहुंच चुकी है। पीटीआई शायद दरवाजे पे एक पंफलेट दे के जाएगी, महंगाई तो घर के किचन तक जाती है, घर के सरबराह की जेब तक जाती है, घर के बच्चों के खिलौनों को ना मिलने, स्कूलों के फीसें अदा ना होने तक जाती है। तो इन हालात में आप किस तरह समझते हैं कि आप कम जाएगा इलेक्शन? मैंने आज किसी एक जगह एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे थे, तो मैंने उस सर्वे में बहुत से लोगों से पूछा, तो मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे ये आई कि वो लोग जो कट्टर मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने कहा जी हम तो वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, ताकि हम एक पैगाम दे सकें कि ये महंगाई है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं।
अच्छा राना साहब, सियासी माहौल जो गर्म हो चुका है, जुलाई के महीने के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ पेश गोइयाँ की जा रही हैं, इसे बड़ा सियासी गर्म माहौल वाला महीना कहा जा रहा है। बड़ी तब्दीलियाँ पंजाब की सतह पे ही सिर्फ नज़र आ रही हैं या फिर वफाकी सतह पे भी नज़र आ रही हैं? देखिए जी, मुझे ऊपर भी बड़ा अपसेट नज़र आ रहा है और नीचे भी नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ सर दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। खान साहब को जलसे की इजाज़त मिल गई, खान साहब का जलसा कर रहे हैं। एक जलसा परेड ग्राउंड में पहले हुआ, याद है ना आपको? जी जी। वो एक तारीखी जलसा हुआ। वो जलसा था पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, यानी बलोचिस्तान के बलोचिस्तान और कराची को, सिंध को निकाल के। इस जलसे में उन्होंने सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से लोगों को बुलाया है, बाकी शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगेंगी, बड़े स्क्रीनों पे लोग खान साहब का खिताब सुनेंगे। अगर कल परेड ग्राउंड मुकम्मल भर गई, कल भी अगर परेड ग्राउंड से बाहर तक लोग हुए, कल भी अगर इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई के लोग नज़र आए फैमिलियों के साथ, कल भी अगर खान साहब जब रैली की सूरत में आए तो वो रैली ना ख़त्म होने वाली हुई, तो फिर आप जहन में रखिएगा उसका असर ज़िमनी इलेक्शन से लेकर पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि 2 तारीख का जलसा इमरान खान को ज़िंदा कर देगा या इमरान खान की सियासत को दफन कर देगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। हुक्मरान इत्तेहाद आपको कब तक बरकरार रहता दिखाई देता है? बरकरार, अभी तक बज़ाहिर तो बरकरार है ना, अभी ऐलानात तो नहीं हुए, लेकिन बज़ाहिर तो दिखाई देता है। मेरी बात सुन लें, अभी ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास जो इतलात है अभी ज़रूरत भी नहीं है बहुत से लोगों को। अभी मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद टूट जाएगा, अभी नहीं टूटेगा, लेकिन जुलाई का महीना है, ईद है, ईद पे तोहफे तो मिलने हैं ना, ईद से तोहफे मिलने हैं, बड़े तोहफे मिलेंगे। आप देखिएगा ज़रा ईद में भैया, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, बड़ी शदीद दरारें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क दिया गया है कि आप उन्हें मनाएं। आसिफ अली जरदारी साहब जब मनाने जाते हैं तो फिर काफ़ी कुछ दे के आते हैं और काफ़ी कुछ लेके भी जाते हैं। सही। तो जब अभी तो मैं चलें आपको एक खबर दे दूं, जाते जाते एक बड़ी खबर ब्रेक पे जाना है उससे पहले। हाँ जी, आपको बड़ी खबर दे दूं। छोटे साहब ने और कुछ लोगों ने बड़े साहब को पैगाम दिया है कि जनाब आप पाकिस्तान आ जाए किसी न किसी सूरत में, हमारे ये बस की बात नहीं है और हमारे साथ जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं। ये मतलब लफ्ज़ आपको उन्होंने कहा हमारे साथ जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं और हमारे साथ इतना बुरा हाथ हुआ है कि जिसकी हद कोई नहीं, और ये अब हमारे बस में नहीं है। अगर आप नहीं आ सकते तो फिर बड़े साहब ने इस पे खरी खरी सुनाई नहीं है? नहीं, बड़े साहब ने भी खरी खरी सुनाई नहीं इसको। मैं बड़े साहब तो उस वक्त भी बात ये कुशार करते थे ना इसी इत्तेहाद के बारे में। नहीं, मैं जब ये गिला किया गया उसी मौक़िफ़ के ऊपर जो उनका पहले से मौक़िफ़ था, तो कोई बात नहीं हुई। इस पर मैं आपको कल एक बड़ी खबर दूंगा, सारी खबरें आज तो ना ले लें सर, आप तो फिर सैर करके आए हैं बड़े बड़े के दिन की खबरें राना साहब उससे बड़ी, हर रोज यहाँ पे बड़ी खबर ही निकल रही है। कल आप छोटी खबर यहाँ पे बची कोई नहीं। कल आपको ये भी खबर दे देंगे बड़े साहब कब आ रहे हैं, बड़े साहब किस तरह आ रहे हैं, बड़े साहब को लेने कौन जा रहा है। चले ये तो फिर आज की खबर हो गई ना। नहीं, आज ये तो दी जा चुकी कि उनकी वापसी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, यानी ये खबर तो हो गई ना। फिर अब कल फिर हम वो उनकी अराइवल डिटेल पे बात कर लेंगे कि अराइवल पे खुशामदीद कहने कौन जा रहा है, कितनी रैली की सूरत में जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसमें वो जमातें शामिल हैं जिन्होंने कुली तौर पे पाकिस्तान पे हुकूमत की या फिर वो किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। सब के सब तजर्बाकार सियासतदान हैं, सब ने वो अदवार देखे हैं जो पाकिस्तान पे मुश्किल पे थे, सब ने वो अदवार भी देखे हैं जब पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन हुआ, और सब ने वो वक्त भी देखा कि जब मुश्किल फ़ैसले दरकार थे तो पाकिस्तान ने मुश्किल फ़ैसले भी किए। और अब वो हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद होते हुए वो फ़ैसले कर रहे हैं जिससे अवाम परेशान है, वो फ़ैसले किए जा रहे हैं जिससे मफलूकुल हाली सामने दिखाई देती है, वो फ़ैसले किए जा रहे हैं जो उनके सियासी नुक्ताए नज़र के बरक्स दिखाई देते हैं, और वो फ़ैसले किए जा रहे हैं जो उन्हें सियासी तौर पर अवामी हिमायत से दूर कर देंगे। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? आलमी मंडी में होने वाली महंगाई है, या फिर इस वक्त जो अपोजिशन मौजूद है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, या फिर देर से किए गए फैसले हैं? इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना गुल नसीब खान साहब ने। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
मौलाना साहब, ये पुराने रुफका जो है वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तजर्बाकारी भी सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा थी उनमें, और तनकीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा होती रही, उनकी गवर्नेंस पे होती रही। अब क्या वजूहात हैं कि सारी तजर्बाकारी जो है वो फजूल दिखाई देती है, उसके आगे मौजूदा मुआशी बहरान जो है वो ज़्यादा तवाना दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में इस वक्त पूरी मुल्क जो है वो दो सफ़ों में तकसीम हो गई है। एक सफ़ तहरीक इंसाफ का है और एक सफ़ PDM का है। जैसा आपने कह दिया कि PDM इस वक्त हुक्मरान जमात है और वो उसमें वो लोग शामिल है जो हुक्मरानी का तजुर्बा भी रखते हैं और हुक्मरानी की मुश्किलात और हुक्मरानी की आसानियों से भी आगाह है। लेकिन इस वक्त PDM का जो बयानिया है वो बयानिया मेरे ख़्याल में मुल्क को मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर गए, और उस बयानिए पर जब हुकूमत की तब्दीली आई तो मेरे ख़्याल में मुल्क और हुक्मरान मज़ीद और पूरी कौम मुश्किल में फंस गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपना तजुर्बा और अपना इल्मी इस्तेदाद ये मुल्क को मुश्किल से निकालने पे नहीं लगाया, बल्कि मुरसियत पे लगाया, और उस मुरसियत में सिर्फ अपने बेटों को जगह देना था, हुक्मरान बनाना था। इस वक्त ये चारों जो सरबराहान है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब है हमारे वज़ीर आज़म, और मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब है, और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब है, तो ये तीनों ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं। इन्होंने अपने सामने से अपने बेटों को हुक्मरान बनाना और कौम को दिखाना था, ये नहीं था कि मुल्क को मुश्किलात से कैसे निकालना था। मौलाना साहब, लिहाजा आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने बेटे को हुक्मरान बना दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने बेटे को हुक्मरान बना दिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को हुक्मरान बना दिया। अगर वाकई ये मुल्क को मुश्किलात से निकालने पे अपने दिमाग और अपने सोच और अपनी फ़िक्र और अपना तजुर्बा लगा लेते तो ये यकीनन इस निकालने में कामयाब होते। अच्छा मौलाना साहब, जरा इससे मौलाना साहब एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। वो ऐसा नहीं था कि कौम। मौलाना साहब जी, महंगाई मार्च किया गया, आज़ादी मार्च किया गया, मौलाना साहब चले, उन्होंने कहा मुल्क को आज़ादी चाहिए, बड़ी महंगाई है, गैर शरई काम हो रहे हैं, फला 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 फला, आपके मदरस बच्चे, आपकी जमात सारी निकली, बड़ा एक भरपूर निकला। क्या वो वाकई महंगाई या आज़ादी के लिए मार्च था, या वो किसी के कहने पे था, या वो किसी जगह से, लंदन से या किसी जगह से स्पॉन्सर था, और अब वो काम क्यों नहीं? मेरे ख्याल में यही तो मैं आपको बता रहा था कि पहले भी जो आज़ादी मार्च हुई, इसका इन्वान आज़ादी मार्च से पहले ख़त्म नबूवत मार्च थी। ख़त्म नबूवत मार्च से पहले इसका नाम ये जो दांधली हुई थी 2018 के इलेक्शन में, दांधली के ख़िलाफ़ ये निकलने वाले थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये इन्वानात बग़ैर मशवरे के तब्दील होते रहे, और उसमें भी महंगाई बहाना था और हुकूमत में जो कमज़ोरियाँ नज़र आ रहे थे वो बहाना था, और खालिसतन ये सारे ड्रामा था कि ये नालायक हुक्मरान है, ये बेदीन हुक्मरान है, ये सारा ड्रामा था। और ड्रामा जब फ्लॉप हुआ और ये हुक्मरान हो गए तो ऐसे क़यामत ख़ेज़ महंगाई आई कि दुनिया रहती दुनिया तक ये याद रहेगी। लिहाजा उस वक्त भी और अगर वाकई महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने मार्च करना था, उन्होंने कौम की भलाई में ये कुछ करना था, तो अब होना चाहिए। इस वक्त क्या हुआ है कि उसको अजदहा ने सूंघ दिया है कि वो बिल्कुल खामोश है। इस वक्त महंगाई पे महंगाई और बदआमनी पे बदआमनी और सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं। मौलाना साहब, एक अरसे तक आपकी जमात के अंदर बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं, मुफ्तियान दीन भी मौजूद हैं,
आप मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में उनकी तकलीद करते हुए मुल्क के अंदर आपने बेशुमार मुजाहिरे भी किए और सियासत को आगे बढ़ाया और इस्लामी रूह से आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो नुक्ता इख्तलाफ कहां पर पैदा हुआ जहां पर मौलाना फजलुर रहमान की आपकी नज़र में नज़रियात तब्दील हो गए और उन्होंने आप लोगों की शूरा से रूगर्दानी करते हुए अपने तौर पर फैसले करने शुरू किए? ये बुनियादी तौर पर तो 2002 के बाद जो हमारा बुनियादी खारिजा पॉलिसी के तौर पर हम साम्राज्य दुश्मन जमात थे और हम मगरिब के इस फ़लसफ़े को रद्द करते थे कि वो जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के मादनी ज़ख़ायर और वसाइल पे कब्ज़ा करे और यहाँ की हुकूमतों में तब्दीली के अपने एजेंडे पूरे करे, इसके हम मुखालिफ थे। लेकिन 2002 के इलेक्शन के बाद जब हमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, उसके बाद ये खारिजा पॉलिसी जो है वो तब्दील हुआ और अमेरिका के करीब हम चले गए। इस पर हमारी जमात के अंदर इख्तिलाफ रहा और जो हमारे अहदाफ थे, जमीयत उलमा हिंद जो उस वक्त बरी सग़ीर में मौजूद होते थे, फिर जमीयत उलमा इस्लाम थी, इसके खारिजा पॉलिसी हम आज़ाद खारिजा पॉलिसी के कायल थे। लेकिन फिर अमेरिका के हम करीब हो गई, यहाँ से जमात में इख्तिलाफ का बुनियाद शुरू हुआ और उसके बाद बाकायदा तंजीमी तौर पर जो हमारे इदारे थे और उस इदारों से पॉलिसी बनानी थी, मोहतरम मौलाना साहब ने पॉलिसी छोड़ दी और इदारों को छोड़ दिया और अज खुद अहकामात जारी करना शुरू कर दिया, जिस पर जमात के अंदर से कई सारे उलमा और अकाबिर हजरात को जो पॉलिसी मेकर लोग थे वो इस पे नाराज़ थे। लेकिन फिर भी हम जमात के साथ चलते हुए शिकायत और ये तो करते रहे। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि अब मेरी ख़ानदान के लिए ये लोग मुश्किल बनाएंगे, वजारतों की तकसीम में मुझे मुश्किल बनाएंगे, सेनेट के मेंबरियों में मुश्किल बनाएंगे, तो फिर उन्होंने ये कदम उठाया। और जब वो कदम उठाया तो फिर हमारी सोच और फिक्र ये है कि जमात को हम ऐसे बेयार व मददगार नहीं छोड़ सकते, सिर्फ एक ख़ानदान के नज़र नहीं कर सकते, सिर्फ एक ख़ानदान के लिए हम ये जद्दोजहद नहीं कर सकते। हम तो अगराज और मकासद रखते हैं और उन मकासद के लिए जद्दोजहद करेंगे। इसीलिए फिर हमने जब देखा कि नज़रियाती तौर पर जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है ये मुल्क के बेहतर मफाद में है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, रियासती मदीना हो, करप्शन का ख़ात्मा हो, मोरिसियत का ख़ात्मा हो, तो इसी बुनियाद पर हमने फिर तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया और इस बयानिए को गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करने का फैसला किया। तो क्या आप आइंदा इंतखाबात में जब भी होते हैं तो क्या मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो आपकी तरफ से होगा या आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे? मेरे ख्याल में इस हवाले से कि जब तक इलेक्शन का ऐलान न हो जाए, फिर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का जो एक कमेटी है, वो कमेटी इंतखाब में मुश्तरका तौर पर जाने के लिए हुदूद और आदाब और अहदाब मुतय्यन नहीं करेंगे। उस वक्त तक तो हम इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन चलिए मौलाना साहब ये बता दें, आपकी किताब मेरे पास सोच और फिक्र ये है, नशीब अफराज मैंने पढ़ी, उसमें बड़े अहम इंकशाफात हैं जी। उसमें लीबिया से आने वाले पैसे जो हैं वो फंड कहाँ लग गया? गैर मुल्की एक फंड था ना, लीबिया से भी आया और एक दो और मेरे ख्याल में फंड के हवाले से तो ये है कि नीचे किसी को ये फंड दिखाया गया नहीं है। लेकिन दो मराकज़ जो एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के मुकाम पर हमारा मरकज़ है, जो अभी पहले हमारे सूबाई दफ्तर होते थे, अभी मुफ्ती महमूद मरकज़ के इन्वान से उसको तब्दील किया है, तो ये लीबिया के पैसों से बने हुए है। और एक डेरा इस्माइल ख़ान में जो मौलाना साहब का मदरसा है, उस मदरसे में जो बड़ी जामिया मस्जिद बनी है, तो ये भी लीबिया के पैसों से बने हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन में आपने इसको डिक्लेयर किया है? जी,
इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग में आपने इसलिए डिक्लेयर किया ना? इस हवाले से तो पूरी मुल्क में एक फॉरेन फंडिंग केसेस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन हमने इस हवाले से कोई काम नहीं किया है। अच्छा मौलाना साहब, आपको एक और कानूनी महाज का भी सामना होगा। आप ये समझते हैं और आपके रुफका ये समझते हैं कि असल नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है और इसी नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप लोग रजिस्टर्ड हैं। अब अगर आप अलहदगी का फैसला करते हैं और अपने तौर पे आप अपना उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं, तो फिर जो इंतखाबी निशान होगा उसके लिए भी तो तफरीक पैदा होगी कि वो किसे अलॉट होगा, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को या जमीयत उलमा इस्लाम फे को? मेरे ख्याल में ये इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता है और इस हवाले से कानूनी माहिरीन भी हवाले से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि एक मरतबा बिल्कुल छुपे से और या बिल्कुल इतला किए बग़ैर फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं और उस पर इलेक्शन भी हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे मजहबी लोग हैं उसमें तहरीक इस्लामी है, अहले हदीस है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, तो इस वक्त ये लोग हमारे साथ राब्ते में है और हम बेहतर तौर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद की बाद उनके सारे मजहबी जमातों का इजलास हम बुला लेते हैं। इसी वजह से कि मजहबी जमातें तो अभी उसके सरबराही जो है वो जमीयत ने छोड़ दी है और वो पीडीएम में चले गए हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसी पे भी गौर कर रहे हैं और यहाँ भी काम शुरू है। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि आप एक मजहबी इत्तेहाद बना रहे हैं, क्या वो मजहबी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर होगा या अलग होगा? हमने जी, क्या वो मजहबी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में जाएगा या अलहदा होगा? मेरे ख्याल में बेहतर तौर पर तो उसी वक्त फैसला कर सकेंगे जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए, लेकिन हमारा सोच और फिक्र ये है कि हम मुत्तहिदा मजलिस अमल और तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो ये कहती है कि अक्सरियत हमारे पास है और आप लोग अकलियत में हैं, आप लोगों के ज़ेरे इंतज़ाम कितने इदारे चलते हैं, कितने अराकीन जो हैं वो आपके पास रजिस्टर्ड हैं और कितने अराकीन दूसरी तरफ? असल ये है कि हमने 2 साल तकरीबन इस बात का इंतज़ार किया कि अगर जमात की पॉलिसियों पे वापस आते हैं, तंजीमी सूरत हाल जो जालसाजी जो बिल्कुल जैसा कि कहा करते थे ये लोग, प्रोपेगंडा कर रहे थे कि इमरान खान सेलेक्टेड है, तो अल्लाह हाजिर नाजिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जालसाजी के नतीजे में अमीर बने हैं और वो सिलेक्टेड है। तो अगर वो वापस आ जाते और जमात के नज़म को बराबर कर देते, उनके पॉलिसियों को जमात की पॉलिसी बनाते, तो फिर हम इलाहिदा जाने के लिए फिर भी तैयार नहीं है और पहले से भी हमने 2 साल इंतज़ार किया। लेकिन अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप देखेंगे कि पूरी पाकिस्तान के मदारिस, उलमा और मशाइख और वो जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ, जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का साथ देंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फे का साथ नहीं देंगे। और मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें सेलेक्टेड कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान खुद सेलेक्टेड हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना गुल नसीब खान साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त सियासी और मुआशी मंजरनामे पे हम तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। मौलाना गुल नसीब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उनका ये कहना था कि इस वक्त मौरूसी सियासत जो है वो मुल्क के अंदर परवान चढ़ रही है। मौरूसी सियासत किस हद तक आगे बढ़ रही है,
इस मुआशरे के अंदर पुरतशद्दुद रवैये किस हद तक परवान चढ़ रहे हैं। आए दिन किसी के ऊपर हमला कर देना, आए दिन सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये रवैयों को किस हद तक मुनज़्ज़म किया जाएगा और रवैयों में तब्दीली किसके बायस आएगी, रवैयों में तब्दीली लाने के लिए खुशगवार हवा का झोंका कब आएगा, वो कदम कौन बढ़ाएगा, ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश करना चाहता है। लेकिन हर फजा में अगर आवाज़ जो गूंजती है तो वो इसका जवाब नहीं लेके आती, वो लेके आती है तो वही पैगाम लेके आती है जिसमें मजीद तबाही की दास्तान हमें सुनने को मिलती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मुआशरे के अंदर अगर देखा जाए, कराची की सूरत हाल देखें तो कराची में भी एक जमात के कारकुनान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अगर पंजाब की सूरत हाल देखें, जलाओ घेराव है, मुजाहरे हो रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है। अगर हुक्मरानों के रवैये देखें तो वो भी एक दूसरे को लपकते हुए उन पे झपटने की कोशिश करते हैं। तो मुआशरे के अंदर ये अदम बर्दाश्त का रवैया जो परवान चढ़ने लगा है, इसको रोकेगा कौन? देखें यासर, क्यों ना परवान चढ़े, किस तरह परवान रुक सकता है? जब आपको खाने को खाना नहीं मिलना, आपको रोटी नहीं 3 टाइम की मिलती, आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही। आप देखें कि कल क्या हुआ। कल लाहौर में कैंसर के मरीज़ों ने 4 घंटे सख्त गर्मी में एहतजाज किया। याद पता है ना आपको? जी। क्यों किया? को कैंसर की दवाई नहीं मिल रही भाई। पहले तो वो जो लोग एहतजाज कर रहे थे, फिर जो रोड ब्लॉक था वहाँ से गुजरने वाले लोग क्या कह रहे थे? वो अलहदा गालियाँ दे रहे थे, वो अलहदा बददुआएं दे रहे थे। कल दोपहर में पेट्रोल पंपों के बाहर इतना रश था कि जिसकी इंतहा इन लोगों को पता था कल आज रात को पेट्रोल भर जाना। यार मुझे नहीं पता उनको ख्वाब आई, लेकिन उन्हें ये था। और वो लोग पेट्रोल पंपों पे खड़े थे, गालियाँ निकाल रहे थे, बददुआएं दे रहे थे। अब ये मैं पढ़ रहा था, मुझे उन्होंने भेजी है प्रेस रिलीज, आपको पता है क्या क्या किस तरह नहीं होगा। आपको लाहौर शहर के अंदर, सब लाहौर में आप कहते हैं, पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है, इन्होंने 70% ट्रांसपोर्ट खरी करने का ऐलान कर दिया है। या सर ये तो हालात हो चुके हैं। इसी बीच राना साहब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़ैदी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़ैदी साहब, रोज़ बरोज़ पुरतशद्दुद जो रवैये हैं उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, आए दिन एक दूसरे पे हमले कर दिए जाते हैं। मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान है, इसका हल किसके पास है? आप ये कहते हैं कि एहतजाज किया जाएगा, लेकिन क्या आपको ये दिखाई देता है कि एहतजाज की सूरत में ये मुआशी जो इस वक्त कसाद बाजारी है, ये ख़त्म हो जाएगी? देखिए जी, पहले तो मैं 2 चीज़ों के ऊपर अपना रद्द देना चाहता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूँगा। नंबर 1, ये जो सहाफ़ियों के ऊपर अब अटैक शुरू हुए हैं ना, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये जो कोई सहाफ़ी अगर अपने ओपिनियन का इजहार करे, आप फेवर में हो या आपके खिलाफ हो, हमारे खिलाफ भी हम हुकूमत में थे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने हम पे अटैक किया, कभी हमने उनकी कभी पिटाई नहीं लगी। लेकिन जो आज अयाज हमीद साहब की घर पे हुआ और उनके साथ जो है ना, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और जो बाकी सहाफ़ियों पे बारी बारी जो FIR कट रहे हैं उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसके पीछे हाथ किसका है, और क्या ये मजीद हद्दुद या वो विदिन मुझे ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि आपस में साजिश करवा के सबको लड़वा दें? नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल कि जी जो ये आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल किस हद तक बेहतर होगी और किस तरीके से? इकोनॉमिक कंडीशन। वैसे ही आपका सवाल बड़े मजे का है, क्योंकि मुझे ये कोई समझा दे इकोनॉमिक कंडीशन में खराबी क्या थी। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक चल रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन में तो कोई खराबी थी नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन की खराबी तो शुरू हुई है इनकी हुकूमत आने के बाद। क्या एक्सपोर्ट कम हुई थी कि बढ़ रही थी, और अब कम हो गई है कि बढ़ रही है? क्या फॉरेन रेमिटेंस कम हुई है कि बढ़ गई है, या उस वक्त ज्यादा थी हमारे टाइम पे? क्या इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल की थी कि इन्होंने उड़ाया हुआ है? अब मतलब आज CPI फिगर है 21.25%। आप इस तरह सोच लें कि ये बात क्या हो रही है, ये गरीब आदमी तो मर जाएगा। इनके पास इनका 1 पॉइंट एजेंडा था जी हुकूमत में आने का। ये जो पूरी रिजीम चेंज हुई है, फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज, ठीक है, साजिश तो ये थे जो हुकूमत में आके बैठे हैं। साजिश तो हमेशा अंदर से होती है, अंदर तो ये बैठे थे, बाहर से तो धमकी थी और बाहर से मुदाखलत थी।
वो दोनों चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जो इनकी साजिश थी वो क्या थी? तो ये थी कि ये साजिश के बाहर की पावर के साथ मिलकर साजिश करके गिरा दें, खरीदो फरोख्त, सिंध हाउस, सारा कुछ, और उसके बाद 1 पॉइंट एजेंडा, मुल्क नहीं चलाने की इनको, अपने केसेस जो कि बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, वो अपने पकड़े जाते सारे के सारे, और केसेस खुल गए हम नहीं करते। तो ये केसेस से जुड़ा जांच करने के लिए क्योंकि नहीं किया है। अच्छा अली ज़ैदी साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल चल रहा है, खान साहब यही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। आप ये बताएं, हुकूमत के अंदर दरारें बढ़ती नजर आ रही है, वफाक में MQM नाराज़ नजर आ रही है, ANP नाराज़ नजर आ रही है, बाप पार्टी नाराज़ नजर आ रही है। क्या जो नाराज़ पार्टियां उनमें से किसी ने आपसे राब्ते किए या आपके उनसे राब्ते हुए? देखें, राब्ते तो हर वक्त सबसे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ असेंबली में हमारे साइड ऑफ द बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते थे, तो कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। राब्ते तो सबके हैं, हम होते रहते हैं, और ये राब्ते खुद ही उन्होंने शुरू किए हुए हैं। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बिकॉज जो इनको दिखाई गई थी सब्ज बाग, वो तो कांटों के हार हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। और जो मैं बात आपसे कह रहा था, अगर इजाजत दिन में खत्म कर लूं, देखें जो इनकी हुकूमत ने अभी तक जो इकोनॉमिक तो तबाही की है वो तो की है, लेकिन अचीव क्या किया, इनकी अचीवमेंट क्या है? नैब का ऑर्डिनेंस इन्होंने चेंज करके सारे अपने केसेस माफ करवा लिए, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग बंद करा दी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उड़वा दी। आपके सामने कराची में 240 में इंतखाब हुआ है, आपके सामने अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन सक्कर और लाड़काना और नवाबशाह और मीरपुर खास डिविजन में आपकी टीवी आपका स्क्रीन पर चल रहा था जो तबाही थी। ये तबाही बंद करने के लिए हम ये चीजें ठीक करना चाहते थे, ये पाकिस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। अच्छा अली ज़ैदी साहब, आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि राबिते कभी बंद नहीं होते, जो आपसे मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ चले गए, आपने उन्हें लोटे कहा और उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया, लेकिन इत्तेहादियों के साथ राबिते बहाल रखे जा सकते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं? देखें, तो यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं मानता भी हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बताता हूँ क्यों। इत्तेहादी अपने मैनिफेस्टो पे, अपने निशान पे, अपने मैसेज पे, और जो भी उनका लीडर है उसके नीचे इलेक्ट होके आए थे। जो हमारे वाले हैं वो बदले के निशान पे, इमरान खान के वोट बैंक पे, तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो पे और हमारी पॉपुलैरिटी वेव पे इलेक्ट होके आए थे। तो अगर उनको हमसे कोई इतना इख्तिलाफ था तो इस्तीफा देते और इलेक्शन लड़के सामने से आ जाते। ये तो हर एक का राइट है ना। अच्छा अली भाई ये दुरुस्त है, ये बता दें, जुलाई को बराह महीना कहा जा रहा है, क्या फाइनल राउंड जुलाई में हो जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट में आज मैंने हाल देखा, जो ये पंजाब के अंदर तमाशा चल रहा है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये हुकूमत जुलाई गुजारे। ये मेरी अपनी राय है, मेरा नहीं ख्याल कि जुलाई से गुजरेगा, बिकॉज ये तो अभी सियासी टेम्परेचर। आप जो फाइनल राउंड खेलना है, जो आपने इस्लामाबाद फाइनल धरना देना है, वो भी जुलाई में हो जाएगा? देखें, ये कब वक्त है कहना, और मैं आपको पता है कभी भी टीवी के ऊपर स्ट्रैटेजी नहीं बताता। अच्छा अली ज़ैदी साहब, आप ये कहते थे कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो गैर आईनी हैं, तो आज फिर किस सियासी मसलहत के तहत 22 जुलाई तक उन्हें वज़ीर आला कबूल कर लिया गया? मैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ। आई वॉज़न्ट देयर, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट, लाइक फ्रॉम, अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई अंदर बातचीत हुई होगी, मुझे पता नहीं है, मेरी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँ। सही, आपको ये लगता है कि कोई सियासी मसलहत के तहत जो फैसला किया गया है वो सियासी बेनिफिट को देखते हुए किया गया होगा? बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।